वही हल करके मैं आज बताना चाह रही हूँ। आप भी ध्यान से देखें कि आपने कौन कौन से प्रश्न के उत्तर सही किए हैं और कौन से आपके गलत हो गए। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं जो बहुविकल्पीय वस्तुपरक है, जो अपठित गद्यांश पर आधारित है ना। तो मैं समझ रही हूँ कि इसको पढ़ने में ज़्यादा समय ना गवाकर सीधे उत्तर पर आ जाते हैं, सीधे प्रश्नों पर आ जाते हैं कि प्रश्न इसमें कौन कौन से हैं। इसमें प्रश्न जो है, पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान का क्या कारण है। शहरों में बहुमंजिला इमारतों का होना, शहरों में पक्की सड़कों का जाल होना, शहरों में हरियाली का असमान रूप में पाया जाना, या फिर शहरों में सीमेंट कंक्रीट के निर्माण का अधिक होना, है ना। मुझे लगता है कि डी ऑप्शन हमारा सही है। शहरों में सीमेंट कंक्रीट के निर्माण का अधिक होना ये अधिक तापमान का कारण है। और अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड बता रहा है कि शहरी क्षेत्रों में असमान तापमान का क्या कारण है। असमान तापमान, तो शहरों में असमान तापमान का कारण है हरियाली की तुलना में सीमेंट कंक्रीट का अधिक होना, या फिर हरियाली की तुलना में सीमेंट कंक्रीट के निर्माण का अधिक होना, या फिर शहरों में हरियाली का असमान अनुपात, या फिर शहरों में हरियाली का कम होना। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये हरियाली के कारण, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों के कारण जो हरियाली कम हो गई है। जहाँ हरियाली है वहाँ पर गर्मी कम है और जहाँ हरियाली नहीं है वहाँ गर्मी अधिक है। इसलिए मेरे हिसाब से सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। शहरों में हरियाली का असमान अनुपात इसका कारण है तापमान का। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, गर्मी के प्रकोप से किन लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कमजोर लोगों पर, वृद्ध लोगों पर, वृद्ध व कमजोर स्वास्थ्य के लोगों पर, या फिर सांस व हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रसित लोगों पर। ये डी ऑप्शन सही लग रहा है। सांस व हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रसित लोगों पर अधिक विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला फोर्थ प्रश्न है हमारे सामने, परंपरागत जल स्रोतों का उचित विकल्प है कुआं, पोखर, नलकूप, या फिर कुआं, हैंडपंप, पोखर, या फिर कुआं, तालाब, नलकूप, कुआं, तालाब, बावड़ी। यहाँ तक इस प्रश्न में मैं कहना चाहूँगी कि परंपरागत जल स्रोतों का मतलब है कि जहाँ हम खेतों में भी पानी दे सकें, जहाँ वृक्ष लगाए जा सके, जहाँ पे मतलब कि पेड़ पौधों को उचित जल मिले, ऐसे परंपरागत स्रोत तो वही हो सकता है। क्योंकि हैंडपंप तो मैं नहीं मानती, लेकिन कुआं स्रोत है, पोखर स्रोत है, नलकूप आपने देखा होगा खेतों में नलकूप लगे होते हैं, पानी छोड़ा जाता है और वो सारी खेतों में लग जाता है। तो मेरे विचार में ये ए ऑप्शन सही है, कुआं, पोखर और नलकूप जल स्रोत के लिए उचित विकल्प है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं। आगे फिफ्थ प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए कहते हैं, गांव में हवा रुकती नहीं है लेकिन शहरों में हवा रुकती है। हाँ ठीक है। कारण आर कहता है, आधुनिक शहरों का आकार प्रकार वायु के बहाव के हिसाब से ठीक नहीं है। आधुनिक शहरों का आकार प्रकार वायु के बहाव के हिसाब से ठीक नहीं है, ये भी ठीक है। अब इनमें से हमने विकल्प चुनना है कि सही कौन सा है। कथन ए कहता है, कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं। नहीं, दोनों गलत तो नहीं है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, ये भी नहीं लग रहा है, सही नहीं है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर कथन ए की गलत व्याख्या करता है। नहीं, गलत व्याख्या तो नहीं कर रहा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ये डी ऑप्शन हमारे विचार से बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। तो डी पर हमने टिक लगा दिया। आगे देखते हैं। अगला दूसरा प्रश्न हमारे सामने अब आ गया
कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं हमको। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी हुई है, एक छोटी लड़की का जीवन है, जो कि मैं आपको इसका सारांश बता देती हूँ कि यहाँ पे एक छोटी लड़की जो कि चल नहीं सकती है, चलने फिरने में अक्षम है और बैसाखी के बिना एक कदम भी नहीं चल पाती, और ऐसे में उसको एक मूर्ति दिखाई देती जो दौड़ने की मुद्रा में है। उसे देखकर उसको लगता है कि क्या मैं भी कभी ऐसी मुद्रा बना सकती हूँ। तो वो उसको देखकर बहुत कोशिश करती, हर रोज़ उसकी मुद्रा बनाती है और एक दिन वो सीधी खड़ी हो जाती है। तो एक दिन खड़ी हो जाती है, इसलिए इसी के ऊपर ये पैराग्राफ है, इसी से संबंधित ये प्रश्न है, यानी कि सफलता जो है हमारी कोशिशों पर निर्भर करती है। तो इसके प्रश्नों पर आ जाते हैं सीधे से। पहला प्रश्न है कि छोटी लड़की का जीवन निराशापूर्ण क्यों था? छोटी लड़की का जीवन निराशापूर्ण क्यों था? माता पिता की बेबसी के कारण, चलने फिरने की अक्षमता के कारण, पैरों का इलाज ठीक से ना होने के कारण, या फिर घर में अधिक अभावों के कारण। तो यही है कि बी सही है हमारे हिसाब से, कि चलने फिरने की अक्षमता के कारण उसका जीवन निराशापूर्ण था। अब अगला सेकंड देख लेते, छोटी लड़की के चलने का श्रेय किसे जाता है ना? तो इसके विकल्प दिए हुए हैं, छोटी लड़की के अथक प्रयासों को, छोटी लड़की की सकारात्मक सोच को, पार्क में दौड़ने की मुद्रा में लगी मूर्ति को, या फिर छोटी लड़की की सकारात्मक सोच व कोशिश को, है ना? तो ये डी ऑप्शन हमारे इस विचार से बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी सकारात्मक सोच ही थी और साथ में उसकी कोशिश, सिर्फ सोच से ही काम नहीं चलता, कोशिश भी उसने पूरी की, यही कारण था कि उसका वो चलने लगी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने थर्ड, तीसरा प्रश्न है ये, गद्यांश में प्रयुक्त मुद्रा शब्द का उचित अर्थ क्या है? उचित अर्थ है मुहर, नहीं, आकृति, धन या सिक्का। आकृति इसका उचित अर्थ है, आकृति। आगे देखते हैं फोर्थ प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन क्या है? हमारी सोच से ही हमारे जीवन और संस्कारों का निर्माण होता है। अपने विचारों के साथ दूसरों की सोच पर भी ध्यान दीजिए। अपने विचारों के साथ दूसरों की सोच, नकारात्मक सोच से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हाँ, ठीक है, हमारी सोच से ही हमारे जीवन संस्कारों का निर्माण होता है। ओके, और असफलता के बाद जीवन में आराम की ज़रूरत है। असफलता के बाद जीवन में आराम की ज़रूरत है। अब उपर्युक्त कथनों में से कौन सा और या कौन से कथन सही हैं, ये हमने देखने हैं, है ना? तो देखते हैं क्या क्या कहता है। ए कहता है क और ग सही है। ए कहता है क और ग, हाँ, हमारे हिसाब से भी क और ग सही है। या बी कहता है केवल का सही है, नहीं, केवल का तो नहीं है। केवल खा सही है, नहीं, खा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरों की सोच लिखा है। दूसरों की सोच पर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी अपनी जो सोच होती है उसी के अनुसार ही हम कार्य कर पाते ना। दूसरों की सोच पर अगर ध्यान दें तो हम सिर्फ कंफ्यूज ही होंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए क और ग सही जा रहा है, सही ही है लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। डी कहते हैं क, ख और ग, नहीं, ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे फिफ्थ देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखना है। विफलता के बाद सोच को स्थिर रखना आसान नहीं होता। विफलता के बाद सोच को स्थिर रखना आसान नहीं होता, ठीक है। व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है, मस्तिष्क को अनुकूलन की ज़रूरत होती है। हाँ, ये भी ठीक है। जब विफलता हो जाती है तो एक बार मनोबल को फिर से खड़ा करने के लिए, स्थिर करने के लिए अनुकूलन की ज़रूरत होती है, ये भी बात सही है। अब ये देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहते हैं। कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है, नहीं,
कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर कथन ए की गलत व्याख्या करता है। नहीं, गलत व्याख्या तो नहीं कर रहा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। डी ऑप्शन पर हमने टिक लगा दिया इस तरह से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, तीसरा प्रश्न अब शुरू हो जाता है ना, दिख रहा है ना। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने। निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 विकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त आंसर हमने बताने हैं। तो पहला है, ततारा एक नेक और मददगार युवक था। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। नेक और मददगार यानी युवक संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द आए हैं नेक और मददगार। इसका मतलब ये विशेषण हो गया, है ना। तो ये सी पदबंध बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्रिया विशेषण पदबंध है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वह गिरता पड़ता वहाँ पहुँच जाता। वह गिरता पड़ता वहाँ पहुँच जाता। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। क्या है? गिरता पड़ता का। गिरता पड़ता क्योंकि क्रिया के लिए आया है। गिरता पड़ता वहाँ पहुँच जाता गिरता। तो ये इसका मतलब है कि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये सीधे हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध है हमारे अनुसार। क्योंकि गिरता पड़ता पहुँच जाता, वहाँ अगर बीच में से हटा दे इधर, वह वहाँ गिरता पड़ता पहुँच जाता, तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है गिरता पड़ता, इसलिए डी सही है। तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, दिन रात एक करने वाला छात्र कक्षा में प्रथम आएगा। इस वाक्य में संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध बताना है हमको। और हम देखते हैं कि दिन रात एक करने वाला छात्र अगर संज्ञा है और संज्ञा के लिए ये सारे शब्द संज्ञा के साथ आए हैं। हाँ, तो दिन रात एक करने वाला नहीं, दिन रात एक करने वाला छात्र, ये सही है संज्ञा पदबंध, क्योंकि इस छात्र के लिए ये सारे शब्द आए हैं। दिन रात एक करने वाला छात्र संज्ञा पदबंध है, बी ऑप्शन, है ना। उसके बाद देखते हैं मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था पर अंडरलाइन है। रेखांकित का पदबंध, और दौड़ा जा रहा था यानी कि ये क्रिया है, तो क्रिया पदबंध हो गया। ये सिंपल से हो गया, हम सीधे वहीं आ गए कि क्रिया पदबंध है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। इसका एक ऑप्शन और रह गया है, फिफ्थ कह रहा है कि बाहर से आए लोगों में से कुछ शाकाहारी भी हैं। इस वाक्य में सर्वनाम पदबंध है। बाहर से आए लोगों में से कुछ, लोगों में से कुछ मांसाहारी नहीं, कुछ मांसाहारी नहीं, मांसाहारी तो है ही नहीं। बाहर से आए कुछ लोगों में से कुछ, ये डी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि कुछ जो है वो सर्वनाम है और सर्वनाम के साथ जो ये शब्द आए हैं ये सभी सर्वनाम पदबंध हो गए। इसलिए हम कहेंगे कि बाहर से आए लोगों में से कुछ, ये ऑप्शन हमारा सही है, फोर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। 1 घंटा और किताब लेकर बैठना पहाड़ था। 1 घंटा और किताब लेकर बैठना पहाड़ था। रचना की दृष्टि से यह वाक्य क्योंकि इसमें एक क्रिया आई हुई है इसलिए ये सरल वाक्य है, सिंपल। जबकि और जो है ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए है। 1 घंटा और किताब लेकर बैठना, ये वाक्य को नहीं जोड़ रहा, ये शब्द की महत्ता को बता रहा है कि हमने कितना समय को बांध रहा है, इसलिए ये सरल वाक्य है, बिल्कुल सही है, बिना कंफ्यूज हुए
इस पर टिक लगा दो। सेकंड है, जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। वाक्य का संयुक्त वाक्य बनेगा। वाक्य का संयुक्त वाक्य हमने बनाना है ना। तो कैसे बनेगा, यानी संयुक्त वाक्य का मतलब है संयोजक शब्द लगेगा और दो क्रियाएं आएंगी, दो वाक्य होंगे। दो वाक्य का मतलब है कि अविनाश बाबू के झंडे गाड़ते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही अविनाश नहीं, जैसे जैसे ही तो मिश्रित हो गया। जैसे ही अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा पुलिस ने, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, ये है, और उनको पकड़ लिया, हाँ यह सही है। क्योंकि अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा इसलिए नहीं, ये भी मिश्रित वाक्य होगा। ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अब तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरा क्या है कि निम्न में से मिश्र वाक्य हमें ढूंढना है। मिश्र वाक्य क्या कहता है, मिश्र वाक्य, बड़े बाजार के मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा था। ये तो सिंगल वाक्य, ये तो सरल वाक्य है, ये मिश्र वाक्य नहीं है। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, वह प्रबंध कर चुका था। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था, ये नहीं है। कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था कि वह प्रबंध कर चुका था, नहीं। ये कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि वह यहाँ काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे यह सही है, ये डी ऑप्शन हमें सही लग रहा है। कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाक्य स्वतंत्र नहीं है और उपवाक्य और आश्रित वाक्य की यहाँ काम नहीं हो रहा, कि यहाँ काम नहीं हो रहा। ये डी हमें सही लग रहा है। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था और वह प्रबंध कर चुका था। यहाँ पे और छिपा हुआ ये संयुक्त वाक्य नज़र आ रहा है, इसलिए यानी ये डी ऑप्शन हमारा सही है। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ प्रश्न हमारे सामने है कि दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, मतलब जब दरिया पर जाओ, वाक्य का सरल वाक्य बनाना है। जब दरिया पर जाओ तब उसे सलाम किया करो। तब, जब और तब आया है, इसके लिए मिश्रित वाक्य हो गया। दरिया पर जाने पर उसे सलाम किया करो। दरिया जाने पर, दरिया पर जाओ और उसे सलाम करो, तो संयुक्त हो गया। जैसे ही दरिया पर जाओ वैसे ही नहीं, ये दरिया पर जाने उसे सलाम किया करो, दरिया जाने पर, ये बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें सरल वाक्य में एक क्रिया आई हुई है और ये पूरी तरह से सरल वाक्य है। उसके बाद फोर्थ पर देख लेते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। रचना की दृष्टि से यह वाक्य है, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। सरल वाक्य है, नहीं। संयुक्त वाक्य है, संयुक्त, शुद्ध सोना अलग है और हाँ संयुक्त वाक्य है, ये सामान्य नहीं है, संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य हमने बी ऑप्शन पर टिक लगा दिया। अब आगे फिफ्थ प्रश्न है, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि पहला प्रश्न इसमें बता रहे हैं, लोकप्रिय समस्त पद का सही समास विग्रह है लोक में प्रिय, लोक का प्रिय, लोक के लिए या लोक की प्रिय, नहीं, लोक में प्रिय।
लोग के लिए नहीं, लोगों में प्रिय होता है, लोगों में प्रिय, क्योंकि लोग, हाँ, लोक में प्रिय सही इसका समास विग्रह है। उसके बाद देखते हैं ग्रह प्रवेश समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। ग्रह, ये तत्पुरुष का है, क्योंकि ग्रह में घर में प्रवेश करना तत्पुरुष है। हम आगे भी देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सत्य के लिए आग्रह विग्रह का समस्त पद है। ये कल जो मैं तैयारी करवा रही थी उसमें भी ये शब्द आया था, सत्य के लिए आग्रह, और गृह प्रवेश भी था। तो सत्य के लिए ये विग्रह है और इसका समस्त पद होगा सत्याग्रह, है ना। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, इसका समस्त पद है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह का। और आगे देखते हैं पर्व त्योहार समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। पर्व त्योहार ना, तो अव्ययभाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का ये उदाहरण है ना, जिसमें और छिपा होता है। पर्व और त्योहार वही चीज़ है, पर्व और त्योहार। विद्या धन इस समस्त पद का सही समास विग्रह और समास के नाम पर चयन करके लिखिए। विद्या धन यानी विद्या रूपी धन, विद्या रूपी, धन रूपी विद्या, विद्या के समान धन, धन के समान विद्या, विद्या रूपी धन। विद्या के समान धन भी हो सकता है, नहीं, विद्या बहुवृत्ति तो गलत है। धन, विद्या रूपी धन ये सही है, कर्मधारय भी है और विग्रह भी सही है। विद्या रूपी धन, ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, और बिल्कुल हाँ ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं छठा प्रश्न क्या कह रहा है। निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। दबे पांव आना मुहावरे का अर्थ है पैर दबाकर आना, चोरी चोरी आना, पैर दबाते हुए आना, चोरी चोरी आना, ये सही है, दबे पांव आना। उसके बाद तराजू पर तोलना, तराजू पर तोलना, इसका देखते हैं अर्थ क्या है। नाप तौल का पता लगाना, उचित अनुचित का निर्णय करना, वस्तु का वजन पता करना, वस्तु की गुणवत्ता का पता करना, तराजू पर तौलना, नाप तौल का पता लगाना, है ना, ये सही होगा। तराजू पर तौलना यानी नाप। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है। तीसरा है, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सैनिक देश की सीमा पर डैश पड़े रहते हैं। रिक्त स्थान, आंखों में धूल झोंकना, चक्कर खाना, सुधबन, डेरा डालना, डेरा डालकर पड़े रहते हैं। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सैनिक देश की सीमा पर, है ना, देश की सीमा पर आंखों में धूल झोंक कर, डेरा डालकर, डेरा डालकर होना चाहिए। अगला है 4th है, मास्टर प्रीतम चंद छोटी छोटी बातों में छात्रों की मास्टर प्रीतम चंद छोटी छोटी बातों में छात्रों की तैयार करते थे। चमड़ी उधेड़ना, नजर रखना, हाथों में लेना, नामो निशान, तैयारी करते थे। यहाँ 4th प्रश्न है, मास्टर प्रीतम चंद छोटी छोटी बातों में छात्रों की डैश तैयार रहते थे। तो चमड़ी उधेड़ना, नज़र रखना, हाथों में लेना, या नामो निशान मिटाना। नहीं, चमड़ी उधेड़ना, चमड़ी उधेड़ने के लिए तैयार रहते थे, ये ऑप्शन सही है, चमड़ी उधेड़ने के लिए तैयार रहते थे। अगला प्रश्न है, अपमानित करना अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा है। पानी उतरना, नीचा दिखाना, ये नीचा दिखाना सही है, ये नीचा उतारना बिल्कुल सही है, नीचा दिखाना। अगला देखते हैं, एकमात्र सहारा अर्थ के लिए सही मुहावरा है अंधे की लाठी, ये सही है।
आंखों का तारा अंधेरे, घर का उजाला गुड नहीं है, अंधे की लाठी, ये सही मुहावरा है। तो बच्चों मैंने हिंदी बी का पेपर सॉल्व किया है, ओनली ग्रामर पोर्शन को सॉल्व किया है। जो पुस्तक पर आधारित है उन्हें आप स्वयं ही देख सकते हैं।